टॉपिक इज होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो कहीं पे अगर मैंने वीडियो में टॉपिक का नाम ये बोला होगा सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये गलत है। ये टॉपिक का नाम नहीं है। टॉपिक का नाम क्या है? होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसके पहले मैंने एक वीडियो इस टॉपिक पे डाला है, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। तो इस वीडियो को देखने के पहले उस वीडियो को आप अच्छे से पूरा देख लो, ठीक है? उसके बाद ये वीडियो आपको देखना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो डेल स्क्वायर वाले थे, लेकिन यहाँ पे डेल क्यूब आ गया। डेल क्यूब आ गया मतलब यहाँ पे 3 रूट्स निकलेंगे। डेल स्क्वायर वाले में 2 रूट्स निकलते हैं, ठीक है? अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए, जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो डेल स्क्वायर, ठीक है? ये भी देखो डेल स्क्वायर। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस में आपको 2 रूट्स निकले थे, m1 और m2, बट ये डेल क्यूब वाला है तो इसमें 3 रूट्स आएंगे, ठीक है? अब आपको तो पता है इसको कैसे आपको चेंज करना है। तो पहले सी एफ निकालते, तो उसके लिए पता है ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका यूज़ करते हमेशा, और इक्वल टू ज़ीरो करते। डेल अपॉन डेल एक्स यानी डी होता है, डेल अपॉन डेल वाई यानी डी डैश होता है। तो जो शॉर्टकट बताया आपको पता है, एक्स है तो डी लिखते, क्यूब है तो क्यूब लिखा, और ये जेड एज इट इज़, -3 एज इट इज़। एक्स है तो क्या लिखते डी, वाई है तो डी डैश, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये जेड एज इट इज, ये थोड़ा आगे चाहिए था। +2 एज इट इज, वाई है तो डी डैश लिखते हैं, और क्यूब है तो क्यूब। ये जेड एज इट इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर हर टर्म में जेड है, जेड कॉमन निकालेंगे, बाकी एज इट इज। ये सब मैंने पढ़ाया है। फिर ये जेड कहाँ चला जाता है, इसके डिवाइड में आएगा, तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो ही। तो ये एज इट इज लेना ब्रैकेट, और इक्वल टू ज़ीरो, जेड हट गया क्योंकि वो डिवाइड में आया। फिर हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन पाने के लिए हम क्या करते हैं, डी इक्वल टू एम पुट करते, डी डैश इक्वल टू 1 पुट करते। तो जहाँ जहाँ आपको डी दिखाई दे वहाँ एम पुट करो, और जहाँ डी डैश है वहाँ 1 पुट करो। तो डी की जगह एम क्यूब एज इट इज, -3 एज इट इज, डी की जगह एम, डी डैश की जगह 1 और उसका स्क्वायर, +2 एज इट इज, डी डैश की जगह 1 उसका क्यूब इक्वल टू ज़ीरो। फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगा। एम क्यूब एज इट इज, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 3m इंटू 1 यानी 3m, और इसको 2। अब देखो मैंने क्या लिखा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये कौन सा इक्वेशन है? अब ऑक्सिलरी इक्वेशन को भूल जाओ, हम इसको कौन सा इक्वेशन बोलेंगे? क्यूबिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि m का हाईएस्ट पावर कितना है? 3। अगर आपको पता हाईएस्ट पावर 3 रहा तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। अगर हाईएस्ट पावर 2 रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और पावर में 1 रहा तो लीनियर इक्वेशन। अब ये जो क्यूबिक इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जैसा क्यूबिक इक्वेशन है तो स्टार्टिंग होंगे एम क्यूब से, फिर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, फिर एम क्यूब के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना, एम स्क्वायर चाहिए, फिर प्लस भी हो सकता है माइनस भी, एम स्क्वायर के बाद एम चाहिए, प्लस भी हो सकता है माइनस, और लास्ट में चाहिए कांस्टेंट, और इक्वल टू ज़ीरो। ये रहा क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक का क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक है तो स्टार्टिंग स्क्वायर से होंगी, एम स्क्वायर, देन प्लस भी रह सकता है माइनस, डिक्रीजिंग में एम स्क्वायर के बाद एम, प्लस भी हो सकता है फिर माइनस,
और फिर कांस्टेंट और इक्वल टू 0। लीनियर रहा तो स्टार्टिंग होंगी m, फिर प्लस भी हो सकता है माइनस, कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो ये होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, हमेशा ध्यान में रखना। तो जो पहले वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन किए थे, हर इसमें एम स्क्वेयर था, तो देखो ऑलरेडी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में थे। देखो जैसे ये हमने पहला क्वेश्चन किया था, तो देखो एम स्क्वेयर, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर एम और कांस्टेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसीलिए वहाँ पे कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे भी देखो एम स्क्वेयर, फिर एम, देन कांस्टेंट, एम स्क्वेयर, देन एम, कांस्टेंट, एम स्क्वेयर, देन एम, कांस्टेंट। तो ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में थे, बट यहाँ पे जो हमारा क्यूबिक वाला आया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि पहली टर्म क्या चाहिए, एम क्यूब, वो तो है। उसके बाद यहाँ पे प्लस भी रह सकता है, माइनस भी रह सकता है। और सेकंड टर्म क्या चाहिए थी, एम स्क्वेयर। एम स्क्वेयर के सामने भी कौन सी भी वैल्यू रह सकती है, इसके सामने भी कौन सी भी वैल्यू रह सकती है, वो कोई मैटर नहीं है। एम के सामने भी कौन सी भी वैल्यू रह सकती है, वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखना है एम का पावर। तो एम का पावर तो 3 है, फिर एम स्क्वेयर के, एम क्यूब के बाद एम स्क्वेयर वाली टर्म चाहिए थी, बट एम क्यूब के बाद एम स्क्वेयर वाली टर्म मिसिंग है, डायरेक्ट एम वाली टर्म आई है। तो ये टर्म मिसिंग है, तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख लेना। तो कैसे लिखेंगे, एम क्यूब वाली टर्म तो है, मिसिंग कौन सी थी, एम स्क्वेयर। तो क्या लिखना उसकी जगह पे, माइनस नहीं रे, क्या लिखना उसकी जगह, +0 एम स्क्वेयर। जो टर्म मिसिंग है ना उसके साथ +0 लिखना पड़ता है, ठीक है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना। जो भी टर्म मिसिंग है उसको कैसे लिखते, एम स्क्वेयर मिसिंग है ना, तो एम स्क्वेयर लिखना और उसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा, +0। और एम स्क्वेयर के बाद एम वाली टर्म चाहिए, तो एम वाली टर्म तो ऑलरेडी है तो उसको एज इट इज लिखा। और लास्ट में कांस्टेंट चाहिए, कांस्टेंट भी है। क्यों इसको कांस्टेंट बोल रहे, इसके साथ एम है क्या, नहीं है ना, इसीलिए ये कांस्टेंट। तो ये रहा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक इक्वेशन का। तो पहले देख लेना हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। पहले वीडियो में जो क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन किए थे वो सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में थे, ठीक है। तो वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस क्वेश्चन में ये क्यूबिक वाला है, तो ये जो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिला वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कर लिया। फिर हम इसको कैल्सी में डालेंगे। क्या डालते हम, कोएफिशिएंट। तो इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब सामने 1, 0, -3 और लास्ट में 2, ये डालना कैल्सी में, चारों वैल्यूज को। तो 3 आपको क्या मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे। अब देखो, अब इस कैल्सी में तो ये, हाँ अब देखो, अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या हो रहा, देखो ये है इक्वेशन मोड में गया, क्यूबिक है तो 4 प्रेस किया, वैल्यूज क्या है 1 0 -3 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू -3 इक्वल टू और लास्ट में 2। तो हमें पता है 3 रूट्स आने चाहिए, 3 रूट्स। तो देखो पहला आया x1 यानी -2, पहला रूट्स आया -2, फिर दूसरा x2 आया 1। अब तीसरा वो दिखाई नहीं दे रहा है, x3 आया क्या लिख के देखो ना, एक x1 ही आ रहा और x2 ही आ रहा, x3 नहीं दिखा रहा। तो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा x2 है ना वही आपका x3 है, यानी x2 रिपीट होता है, इसीलिए कैल्सी में नहीं दिखाते। तो ऐसा अगर रहा, आपको पहले से पता है
ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है ना, क्यूबिक है ना, तो 3 रूट्स आने वाले हैं। तो कैल्सी में हम दिखाया, पहला दिखाया x1 यानी पहला रूट, x2 यानी दूसरा रूट, तो और x3 आना चाहिए था, लेकिन x3 नहीं आ रहा। तो समझ जाना जो हमारा x2 है ना, वही हमारा x3 भी है, यानी x2 की जो वैल्यू रहेंगी वही वैल्यू x3 की रहेंगी। ऐसा आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो x2 था हमारा, वही हमारा x3 रहेगा। तो पहले को x1 को हम m1 लिखेंगे, x2 यानी हमारा m2 और x3 यानी हमारा m3, 3 रूट्स। तो यहाँ पे देखो अभी -2 कैसा है, रियल है और डिफरेंट है, और ये दोनों कैसे है, रियल है और इक्वल है। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूले लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, रियल एंड डिफरेंट रूट भी है और रियल एंड इक्वल भी है। तो ये वाला हमारा कैसे रूट है, रियल एंड डिफरेंट, और ये दोनों कैसे है, रियल एंड इक्वल, इक्वल वैल्यू है ना। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रियल एंड डिफरेंट भी और रियल एंड इक्वल भी। तो पहला रूट हमारा कौन सा है, रियल एंड डिफरेंट है, तो रियल एंड डिफरेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो रूट तो एक ही है, रियल एंड डिफरेंट, तो यहां तक ही लिखना पड़ेगा। रियल एंड डिफरेंट दो रूट रहते तो यहां तक लिखते पूरा, बट रियल एंड डिफरेंट हमारा एक ही रूट है, तो यहां तक ही लिखना है आपको फॉर्मूला। ठीक है, एक ही रूट है। तो देखो लिखा f1y प्लस m1x। फिर हमें पता है जो हमारे इक्वल रूट होते हैं उसको हम कैसा लिखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हमने किया था ना जहाँ पे इक्वल रूट आया था, कहाँ पे चला गया वो इक्वल रूट वाला, पहले वीडियो में मैंने पढ़ाया था ना, यहाँ पे भी इक्वल रूट आया था। तो इक्वल रूट को हम कैसा लिखते हैं, m1 इक्वल टू m2 और इक्वल टू m लेते थे और इक्वल टू ये वैल्यू। तो यहाँ पे भी सेम करना है। कौन से आए इक्वल हमारे, ये दोनों। तो क्या लिखना है, m2 इक्वल टू m3 और इक्वल टू m और वैल्यू। ठीक है, अब इन दोनों के लिए रियल एंड इक्वल है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो कितने रूट्स है हमारे रियल एंड इक्वल, दो ही है, m2 और m3 दो है। तो यहां तक फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट क्या आएगा, यहाँ तक लिखना ये तो आपको पता है, ये लिखना है आपको। बट देखो यहाँ पे अगर आपने फिर से F1 लिखा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी F1 तो हमने यूज कर लिया है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ से यहाँ तक तो लिखना है, बट फिर से हम F1 नहीं लिख सकते। अगर ऑलरेडी आपने आगे F1 लिखा है तो F1 के बाद क्या लिखना, हमेशा F2 लिखना, F2 के बाद क्या लिखना, F3 लिखना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो जल्दबाजी में आप ऐसा लिख लोगे F1 y प्लस एम एक्स प्लस एक्स F2 y प्लस एम एक्स, ये नहीं चलेगा। ऑलरेडी F1 है ना, तो इस F1 की जगह क्या आएगा, F2 आएगा, और इस F2 की जगह क्या आएगा, F3 आएगा। बाकी सब सेम रहता है। तो इसके तरफ थोड़ा ध्यान देना हमेशा। अगर F1 ऑलरेडी यूज किया है तो फिर से यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही यहाँ पे चेंजेस थे, बाकी तो फॉर्मूला सेम ही लिखेंगे हम। बाकी देखो सब कुछ सेम लिखा है, बट यहाँ पे F1 था तो F2 लिखा, यहाँ पे F2 था F3 लिखा। क्यों, क्योंकि हमने F1 को ऑलरेडी यूज किया है। अभी बस वैल्यू आपको पुट करनी है। M1 की वैल्यू क्या है, -2, M की वैल्यू क्या है 1, तो 1 नहीं लिखा तो भी चलता ही है, और फिर से M की वैल्यू क्या है 1 नहीं लिखा तो भी चलता है। फिर F1 एज इट इज, y एज इट इज, प्लस इंटू -2 यानी -2 x एज इट इज,
ये तो एज इट इज, ये भी एज इट इज। ये रहा हमारा सी एफ। अब सी एफ निकालने के बाद क्या निकालते, पी आई। अब देखो यहाँ पे केस वन भी नहीं लगेंगी, केस टू भी नहीं लगेंगे। क्यों? केस वन, तो देखो ये फॉर्मूला लिखते, जनरल फॉर्मूला, एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश क्या होता है, ये इसको ही लिखते ना उसकी जगह। और फंक्शन एक्स कॉमा वाई क्या होता है, ये जो राइट हैंड साइड जो क्वेश्चन में दिया है, लिख लिया। अब यहाँ पे कौन सी केस लगेंगी, यहाँ पे ना एक्सपोनेंशियल है, ना साइन है, ना कॉस है, यानी केस वन भी नहीं लगेंगी, केस टू भी नहीं लगेंगी। तो ऐसे वक्त पे केस थ्री लगेंगी क्या, देखो जो मैंने केस थ्री लिख के दिया है, या तो अंडर रूट में रहेगा ए एक्स प्लस बी वाई, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई पावर में कुछ रहेगा। तो देखो ये है हमारा ए एक्स प्लस बी वाई, कंपेयर करो ना, यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है मतलब वन है, यानी a की वैल्यू वन हो गई, और यहाँ पे y के आगे टू है तो वो b की वैल्यू हो गई। इनकी जगह वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, वन टू थ्री फोर कुछ भी हो सकती है, वन टू थ्री फोर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। और पावर में m है मतलब m की जगह क्या है यहाँ पे वन बाई टू। तो ये वाली केस लगेंगी, केस थ्री। समझ में आ गया? यहाँ पे वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, जैसे टू एक्स माइनस थ्री वाई, और पावर में वन बाई टू दिया है तो वन बाई टू, वैल्यूज कुछ भी होंगी, बस एक्स और वाई आपको दिख जाएगा। एक्स के साथ कुछ भी हो सकता है, वाई के साथ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। और पावर में क्या है, वन बाई टू, यानी हमारे m की जगह क्या है, वन बाई टू। तो कौन सी केस लगेंगी, केस थ्री। केस थ्री में क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है, चलो देख लेते हैं केस थ्री में क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखो केस थ्री में क्या क्या करना पड़ेगा, ए और बी की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। यहाँ पे मैंने, ये सही है, हाँ कैंसल जो किया है ना ये सही है, इसको कैंसिल कर देता हूँ नहीं तो। ए मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स के सामने कुछ नहीं है मतलब वन, तो ए की वैल्यू वन। बी यानी होता है कोएफिशिएंट ऑफ वाई, तो बी के सामने क्या है टू, तो बी की वैल्यू आई। वाई के सामने क्या है टू, तो बी की वैल्यू आई टू। तो ए और बी की वैल्यू निकाल ली। फिर हमें क्या रिप्लेस क्या करना पड़ता है, ये जो हमारा ब्रैकेट में है ना, जो भी रहेगा आपको ब्रैकेट में जो भी रहेगा उसको रिप्लेस करना वी से हमेशा। चाहे एक्स प्लस टू वाई हो या टू एक्स प्लस थ्री वाई हो, कुछ भी रहे, तो उसको किससे रिप्लेस करना है, वी से। यानी इसके जगह क्या लिखना है, आगे आपको वी लिखना है। तो देखो कैसे आपको सॉल्व करना है, तो देखो आगे। अभी देखो ध्यान से देखो, वन लिखा, ये पूरा एज इट इज लिख लेना। अब इसके बाद देखो मैंने क्या बोला था, इसको रिप्लेस करना है वी से। एक्स प्लस टू वाई की जगह वी लिखा, पावर में क्या लिखा, वन बाई टू। फिर ये आपको क्या दिख रहे, इंटीग्रेशन के साइन। अब ये कैसे कहाँ से आए, क्योंकि वो केस थ्री में वैसे ही करना पड़ता है, केस थ्री में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो जब भी केस थ्री आएगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो ये तीन इंटीग्रेशन क्यों दिखाए मैंने, क्या हमेशा ये तीन इंटीग्रेशन दिखाना है क्या, नहीं। अब तीन दिखाना है कि दो दिखाना है, ये किसके ऊपर डिपेंड है, डी का पावर कितना है। ये हमारा क्यूबिक वाला है ना, देखो डी का पावर कितना है, थ्री है ना। अगर डी का पावर थ्री है तो तीन इंटीग्रेशन दिखाना।
अगर d का पावर 2 है तो 2 इंटीग्रेशन दिखाना। समझ में आ गया? 3 दिखाना है कि 2 दिखाना है। यहाँ पे देखना d का पावर 3 है तो 3 बार इंटीग्रेशन, d का पावर 2 है तो 2 बार इंटीग्रेशन, और 3 बार इंटीग्रेशन है तो 3 बार लिखना dv dv dv। यहाँ पे v है ना, तो इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू v करना है ना इंटीग्रेशन, इसलिए dv dv dv। अगर 2 बार इंटीग्रेशन है तो 2 बार dv लिखना। ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखो आपको क्या करना है। अभी आपको पता है d की वैल्यू हमारे पास, d क्या होता है आपको पता है, a और d डैश यानी b। ये केस में लिख के दिया है नीचे देखो, d यानी क्या होता है a, d डैश यानी b। जैसे हमारे केस 1 में था, d यानी a, d डैश यानी b। सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं करते थे, इस केस में इंटीग्रेशन करना है, बट d इक्वल टू ए ही होता है और d डैश इक्वल टू b होता है। तो d इक्वल टू ए, तो a की वैल्यू 1 पुट की हमने और b की वैल्यू 2, b की जगह 2 लिखा। तो d की वैल्यू भी हमारे पास और d डैश की भी वैल्यू। ये कहाँ पे पुट करना है हमेशा, ये जो हमारा एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश होता है इसमें। तो जहाँ जहाँ d है वहाँ 1 पुट करो, जहाँ जहाँ d डैश है वहाँ 2 पुट करो। तो d की जगह 1 क्यूब एज इट इज, -3 एज इट इज, d की जगह 1, d डैश की जगह 2 और स्क्वायर एज इट इज, +2 एज इट इज, d डैश की जगह 2 और क्यूब एज इट इज। अभी देखो यहाँ पे, अभी 3 बार हमें इंटीग्रेशन करना है। तो पहले क्या करेंगे, ये 2 इंटीग्रेशन एज इट इज लिखेंगे, पहले एक बार इंटीग्रेशन करेंगे इनका। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। चलो, एक फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, ये वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x टू द पावर n इंटू डी एक्स। क्या होता है फॉर्मूला, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x है, यहाँ पे वेरिएबल x है, तो इसीलिए यहाँ पे भी x आया। जो यहाँ पे रहता है ना वेरिएबल, वही यहाँ पे रहता है। तो आपको फॉर्मूला कैसे, जनरल फॉर्मूला कैसे ध्यान में रखना है, x की जगह तो वेरिएबल तो कोई भी हो सकता है ना, वेरिएबल का पावर n, डी x यानी वेरिएबल है, इक्वल टू वेरिएबल n+1 अपॉन n+1। तो ये फॉर्मूला ऐसे जनरल आपको याद रखना पड़ेगा। आप ये भी याद रख सकते हो, बस x की जगह कुछ भी रह सकता है बट फॉर्मूला तो सेम रहेगा। जैसे मान लो x की जगह है y, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, इंटीग्रेशन x की जगह आया y n d, वेरिएबल कौन सा है y, तो dy इक्वल टू x की जगह y है तो y आएगा n+1। समझ में आ गया। अगर मान लो वेरिएबल है z, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रेशन जेड एन डी जेड इक्वल टू जेड n+1 अपॉन n+1। समझ में आया। वेरिएबल की जगह कुछ भी रहेगा, वेरिएबल की जगह x है तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x आएगा। वेरिएबल की जगह y है तो यहाँ y आएगा, यहाँ भी y आएगा, यहाँ भी y आएगा। वेरिएबल की जगह z है तो यहाँ भी z, यहाँ भी z और यहाँ भी z। वेरिएबल की जगह अगर v है तो यहाँ पे भी v, यहाँ पे भी v और यहाँ पे भी v।
तो क्या हमारा वेरिएबल v है क्या? देखो तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, इंटीग्रेशन v टू द पावर n dv इक्वल टू v टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। कैसे बना, इसी फॉर्मूले से बना। तो चलो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते। तो हमारा क्या है, इंटीग्रेशन v टू द पावर 1/2 dv। तो चलो ये फॉर्मूला अप्लाई करते। तो v तो एज इट इज आएगा। अब कंपेयर करो ना, n की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करो, n की वैल्यू है 1/2। तो जहाँ जहाँ पे n है ना, वहाँ 1/2 लिखो। 1/2 +1 अपॉन n की जगह 1/2 +1। कितना कितना आंसर आएगा, 1/2 +1 कैल्सी में डालना 3/2 आएगा। 1/2 +1 कैल्सी में डालना 3/2 है। मतलब इसका आंसर क्या है आपका, v टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। समझ में आ गया आपको? ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। फिर आपको देखना किसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन पहले इसका करना है। ये लिखा मैंने। फिर कंपेयर करना, क्या कंपेयर करना है, n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू है 1/2। तो फॉर्मूले में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1/2 लिखा मैंने। फिर इसको सॉल्व किया, v एज इट इज, इसका आंसर आएगा 3/2, इसका भी आंसर आएगा 3/2। मतलब हम अब इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, v टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, दिमाग में डाल दो। इसका आंसर कितना आएगा, इंटीग्रेशन v टू दी पावर 1/2 dv, या एक फॉर्मूला ही ध्यान में रखो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो 1 लिखा, इसको डालना कैल्सी में, इसका आंसर आया 5। ठीक है, हाँ ये तो बाद में करेंगे ना। इनटू ये दो इंटीग्रेशन एज इट इज, हाँ इसको हमने सॉल्व किया तो देखो ये आंसर आया, लिख लिया। ये 2 dv बचा तो लिख लिया। अभी नीचे इसका आंसर क्या आएगा, 5 इंटू, अभी देखो क्या करना है आपको थोड़ा। ठीक है, इसके बाद की स्टेप हो सकता है मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखी क्या, देखो उसके बाद क्या लिखना है आपको। 1/5 इंटीग्रेशन, एक और बार में लिख लेता हूँ समझाने के लिए, dv dv। अब देखो आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, जो भी आपका डिनोमिनेटर में रहेगा ना, ठीक है, जो भी आपका डिनोमिनेटर में रहेगा इसको ये दोनों इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेना। तो देखो 1/5 ऑलरेडी है, इनटू ये डिनोमिनेटर में है तो ये दोनों इंटीग्रेशन के सामने लिख लेना डिनोमिनेटर में, क्या रहेगा 3/2। और ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 लिखना पड़ेगा। ये दो इंटीग्रेशन एज इट इज, इधर क्या बचा, v टू द पावर 3/2 और dv dv। समझ में आया? इसको कहाँ भेजना, आगे भेजना। अब ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर रहता है, नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर रहता है। तो इसको जब आगे लिखोगे तो देखो ना, ये डिनोमिनेटर में आना चाहिए ना, तो ऊपर में क्या लिखना पड़ता है फिर 1। समझ में आया? फिर इसको क्या करते देखो, 1/2। अभी ये आपको पता है a अपॉन बी अपॉन सी क्या होता है, ये c ऊपर चला जाता है, यानी AC अपॉन b। मतलब ये हमारा a है, ये b है और ये c है। तो c कहाँ चला जाता है, a के पास, यानी 1/2 अपॉन 3। एक एक स्टेप बता रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला इंटीग्रेशन। ये तो एज इट इज लिखना। अब इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला तो वही,
जो हमने यहाँ पे यूज किया था, क्या है फॉर्मूला? क्या है इंटीग्रेशन? 3/2 dv। कंपेयर करो, n की वैल्यू कितनी है? 3/2 है ना। तो जहां जहां n है वहां 3/2 आएगा, तो v 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5/2। इसका 5/2, मतलब इसका आंसर क्या मिला आपको? ये। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं क्या? तो चलो लिख लो इसकी जगह ये v⁴ 5/2 अपॉन 5/2, और ये dv एक बचा यहाँ पे। तो देखो क्या आया, 1/5 इंटू 1 इंटू 2 यानी 2, 3। हाँ, फिर से अभी क्या करना है, एक इंटीग्रेशन बचा है, तो हम क्या करते, जैसे 3/2 को आगे लिखा था ना इंटीग्रेशन के, वैसे 5/2 को इंटीग्रेशन के आगे लिखना। तो इंटू करना, आगे लिखना, ये डिनोमिनेटर में है तो इधर भी डिनोमिनेटर में आएगा। ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1। क्या बचा? इंटीग्रेशन v⁴ 5/2 dv। फिर ये मैं एक एक बता रहा हूँ। फिर वही ये वाला 2 कहा जाता है ऊपर, तो 1 इंटू 2 अपॉन 5, और फिर से इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला क्या है? 5/2 dv। कंपेयर करो, n की वैल्यू कितनी है? 5/2। तो जहां जहां n है वहां 5/2 लिखो, +1, 5/2 +1, आंसर आएगा 7/2 अपॉन 7/2। तो इसका आंसर क्या आया? v⁴ 7/2 अपॉन 7/2। हो गया पूरा सॉल्व। इंटीग्रेशन को पूरा हटा देना, पूरे हट गए इंटीग्रेशन तीनों। तो इसको सॉल्व कर लेना। क्या? 1/5, 2/3, ये 1 इंटू 2 यानी 2/5 इंटू, इसको भी थोड़ा आगे लिख लेना, ठीक है। यानी कैसे आगे कैसे आएगा, ये डिनोमिनेटर में है तो 1/7/2, इधर क्या बचा? सिर्फ v पावर में 7/2। तो 1/5, 2/3, 2/5, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 इंटू 2/7 इंटू v 7/2। तो 1/5, 2/3, 2/5, 2/7 इंटू v। एक एक स्टेप नहीं करनी है, मैं बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्या करना, ये पूरा कैल्सी में डाल देना। तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे लिखा है मैंने, इसका आंसर क्या आएगा पूरे इसका? 8/525। हाँ, अब इस v को क्या करना? रिप्लेस कर देना। किससे? x+2y। हमने x+2y की जगह ही तो v लिखा था ना, देखो ना, x+2y की जगह v लिखा था ना। तो अब v की जगह x+2y लिख लेंगे। तो v की जगह x+2y, और पावर में क्या है? 7/2। ये रहा आपका पी का आंसर। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो अभी देखो, ये तो मैंने बहुत एक एक स्टेप बाय स्टेप बताई है। अभी देखो मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ, तो वो ट्रिक आपको ध्यान में रखना है। तो देखो कैसे ट्रिक आएंगी, ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में, समझ लो, ठीक है। अभी देखो ये स्टेप के बाद, ये तो आपको पता है। अब करना कैसे, 1 लिखा, इसका तो आंसर आपको मिल जाएगा कैल्सी में, कितना आया? 5। फिर इनटू, तो हमेशा ध्यान में रखना, जब आप एक बार इंटीग्रेशन करोगे ना,
ठीक है। आप एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है इसका आंसर क्या आता है, v⁻³ अपॉन 3/2। तो ये पूरा हमेशा ध्यान में ही रखना है। अगर आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो आपको ध्यान में रखना है इसका ये आंसर आएगा। ठीक है। जब आपने इसको इंटीग्रेशन किया तो आपका आंसर आएगा 5/2 अपॉन 5/2। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 7/2। तो ये आंसर्स आपको ध्यान में रखने, एग्जाम में करके मत देखना। इंटीग्रेशन v⁻1/2 dv, उसका ये आंसर, इसका ये आंसर और इसका ये आंसर, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको इतना स्टेप्स करने की यानी करके देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो फिर कैसा करोगे आप, एक एक स्टेप बाय स्टेप। दो इंटीग्रेशन लिखा, इसका आंसर आपको पता है क्या है, dv। तो ये आपको पता है, ये आगे जाता है फिर ऊपर जाता है, ये तो आपको पता ही है ना, तो डायरेक्ट लिख लेना 1/5। तो जैसे ये 3/2 है ना, तो इसके उल्टा लिख लेना 2/3। 3/2 है तो 2/3 लिखना, फिर इनटू। फिर आपको क्या करना पड़ता है, एक इंटीग्रेशन तो वैसे रहेगा और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, इस वाले का क्या आता है, v⁻5/2 अपॉन 5/2 और एक dv बचा, फिर 1/5 इंटू 2/3। सेम कॉन्सेप्ट, 5/2 है तो उल्टा क्या रहेगा 2/5, बचा क्या, इसका इंटीग्रेशन पता है 7/2, v⁻7/2 अपॉन 7/2, फिर 1/5 इंटू 2/3 इंटू 2/5। इसका क्या लिखेंगे, 7/2 है तो 2/7 और ये v⁻7/2 है। एंड इसके बाद तो आपको पता है। तो हमेशा ध्यान में रखना, ये 1/5 तो इससे मिल जाएगा, 1 अपॉन इससे, तो पहला क्या आएगा 2/3, ये ध्यान में रखो। पहला आएगा 2/3, दूसरा आएगा 2/5, तीसरा आएगा 2/7 और फिर इंटू v⁻7/2। अगर 3 बार इंटीग्रेशन किया तो, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में, जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। अभी ये वाला पार्ट तो आप कर सकते हो CF निकालने का, मैं बता देता हूँ PR। ठीक है, अब ये जनरल फॉर्मूला लिखा, f(d, d) क्या होता है ये लिखते हैं अपन, और f(x, y) यानी ये राइट हैंड साइड लिखा। अब देखो, जब भी अंडर रूट आएगा ना, तो अंडर रूट को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1/2 से। तो जब भी अंडर रूट आएगा तो x, ये जहाँ ये जो लिखा है वो लिख लेना, और अंडर रूट की जगह क्या लिखना 1/2, हमेशा अंडर रूट की जगह 1/2। तो यहाँ पे मुझे बताओ कौन सी केस लगेंगी, केस 1 लगेंगी क्या, नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल नहीं है। केस 2 लगेंगी क्या, नहीं, साइन भी नहीं है कॉस भी नहीं है। तो केस कौन सी लग रही, थर्ड वाली, ये वाली अपनी, पिछले जैसे, पिछला क्वेश्चन जैसा था वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे है x+3y, यहाँ पे था x+2y, पावर में 1/2, यहाँ पे भी पावर में 1/2। ठीक है, तो आपको तो पता है ए की वैल्यू निकालते, बी की वैल्यू निकालते, और यहाँ पे जो भी रहता उसकी जगह वी लिखते हैं। फिर आपको सब कुछ पता है, डी की वैल्यू निकालना पड़ता है और डी डैश की वैल्यू निकालना पड़ता है। ठीक है,
फिर हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ डी है वहाँ 1 पुट करेंगे, जहाँ डी डैश है वहाँ 3 पुट करेंगे, और इनटू यहाँ पे क्या किया रे, यहाँ पे हमने यहाँ पे पहले ही सॉल्व कर दिया है ना। हम्म हम्म हम्म, तो हमें पता है यहाँ पे हमने 2 बार इंटीग्रेशन क्यों लिखा, पिछले बार हमने 3 बार लिखा था इंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी क्यूब था, डी क्यूब रहा तो 3 बार इंटीग्रेशन, यहाँ पे डी क्यूब है क्या, यहाँ पे है डी स्क्वेयर, इसीलिए 2 बार इंटीग्रेशन, 2 बार इंटीग्रेशन है तो डीवी भी 2 बार आएगा। ये तो हमने पुट कर लिया वैल्यू, डी की वैल्यू 1 पुट कर लिया, डी डैश की वैल्यू 3 पुट कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, एक बार इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, 2 बार इंटीग्रेशन करना है ना, तो एक साथ 2 बार नहीं करेंगे, पहले एक बार करेंगे। तो इसका आंसर आपको पहले से पता है, रट लेना, ठीक है, या फिर रटना नहीं आता तो फिर मैंने बताया है कि कैसे आंसर निकलता है, और यहाँ पे लिख के भी दिया। इसका आंसर हमें पता है क्या आता है, v⁴ अपॉन 3/2, तो ये इंटीग्रेशन एज इट इज आएगा, और इसका आंसर क्या है, v⁴ अपॉन 3/2 dv। फिर 1 एज इट इज, ये कैल्सी में डालना, क्या आएगा 16। फिर हमें पता है इसको हम कहाँ लेके जाते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर, तो 1/3/2, या डायरेक्ट भी आप क्या लिख सकते हो, 3/2 के अपोजिट क्या आता है, 2/3, तो डायरेक्ट यहाँ पे इसकी जगह डायरेक्ट 2/3 भी लिख सकते हो शॉर्टकट। यहाँ पे 3/2 है तो इसके उल्टा 2/3। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, ये तो आगे चला गया, बचा क्या, v⁴ dv। अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या आता है, v⁵ अपॉन 5/2 लिखा हमने, इसका इंटीग्रेशन ये, फिर सेम ये तो एज इट इज, ये 2/3, जैसे ये 5/2 है तो इसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते, उल्टा 2/5, बचा क्या फिर v⁵, इसको मैं यहाँ पे मैंने एक एक स्टेप किया है, आ गया 1/16, 2/3, 2/5 और v⁵, v की v को रिप्लेस करेंगे, क्या लिखा था हमने v की जगह, x+3y की जगह v लिखा था ना, अब v की जगह वही लिख लेंगे x+3y, तो इसको कैल्सी में डालना पूरा, क्या आएगा 1/60, और v की जगह x+3y और पावर में 5/2, ये रहा हमारा पी है। और लास्ट में तो पता ही है कंप्लीट सॉल्यूशन, इसमें भी लिखना, इसमें बताया नहीं क्या मैंने, हाँ, इसमें भी कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना, z = C/+ PI, C/, तो आपको पता है, फिर प्लस PI आपने ये निकाला, इस क्वेश्चन में भी C/+ PI, C/, क्या है हमारा ये है, और PI क्या है, ये आया। तो इस प्रकार से हमने केस 3 पर भी क्वेश्चन कर लिए है, ठीक है। कुछ डाउट होंगे तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हो, और इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी मैंने वीडियोस डाले हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, उन वीडियोस को आपको देख लेना है। थैंक यू।